बहुत पुरानी है। वेनिस नामक नगर में रतन नाम का एक धनी व्यक्ति रहता था। सूदखोरी उसका मुख्य कार्य था। वह लोगों से मनमाना ब्याज वसूला करता था। इस धंधे में उससे बढ़कर जालिम और अन्यायी दूसरा कोई न था। वह व्यक्ति की जरूरत देखकर ब्याज निर्धारित करता था। उसका वसूल था कि जितना ब्याज निर्धारित कर दिया जाए उसमें फिर किसी प्रकार की नरमी नहीं। इसी क्रूरतापूर्ण व्यवहार के कारण वह वेनिस नगर में बदनाम था। लोग पीठ पीछे तो उसकी बुराई करते ही थे, मुंह पर भी खरी खोटी सुनाने से पीछे नहीं हटते थे। रतन यहूदी था, इसलिए वेनिस वासी उससे घृणा करते थे। लेकिन इतना कुछ होने पर भी रतन लोगों की परवाह नहीं करता था। उसका कहना था कि वह किसी को घर बुलाकर कर्ज नहीं देता। लोग स्वयं आकर उससे उधार लेते हैं और फिर जरूरतमंदों की सहायता करने तथा वक्त बेवक्त उनके काम आने के बदले कुछ ब्याज वसूलने में क्या बुराई है। उसी नगर में एंटोनियो नामक एक व्यापारी भी रहता था। लोग उसका बड़ा सम्मान करते थे। व्यापारी होने के कारण एंटोनियो को सूदखोरी से घृणा थी और वह उससे दूर ही रहता था। यही कारण था कि वह रतन को इतना नापसंद करता था कि उसके मुंह पर ही उसे कठोर शब्द कह दिया करता था। रतन की तरह एंटोनियो भी लोगों को उधार दिया करता था, किंतु इसके बदले वह किसी से ब्याज नहीं लेता था। उसका यह कार्य केवल परोपकार और मुसीबत में फंसे लोगों की सहायता करने के लिए होता था। इसी कारण रतन उससे ईर्ष्या करता था और उसे सबक सिखाने के लिए उचित अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था। एंटोनियो का एक कुंदन नामक विश्वस्त मित्र था। एक बार वह एंटोनियो से मिलने आया। दोनों मित्र बहुत लंबे अंतराल के बाद मिल रहे थे। एंटोनियो ने उसे गले से लगा लिया और उसका भरपूर स्वागत किया। इसके बाद उसके आने का कारण पूछा। कुंदन दुखी स्वर में बोला, मित्र, वेनिस नगर से कुछ दूरी पर एक टापू है। वहाँ एक धनी व्यापारी रहता है। उसकी कुसुम नामक एक बेटी है। मैं बचपन से ही उस व्यापारी को जानता हूँ। उसके घर कुसुम से मेरी मुलाकात हुई थी और धीरे धीरे कुसुम एवं मैं परस्पर प्रेम करने लगे हैं। कुछ ही दिन पूर्व उस व्यापारी की मृत्यु हो गई। अब हम दोनों विवाह करना चाहते हैं, लेकिन एक अड़चन है। कैसी अड़चन है मित्र, मुझे ठीक प्रकार से बतलाओ। एंटोनियो ने उत्सुक होकर पूछा। मित्र, मृत्यु से पूर्व व्यापारी ने अपनी सारी संपत्ति कुसुम के नाम कर दी थी। अब कुसुम ही उस संपत्ति की एकमात्र वारिस है। वह भारी संपत्ति की स्वामिनी है। उसके पास धन का भंडार है। उसकी तुलना में मैं एक फटेहाल और निर्धन व्यक्ति हूँ। ऐसी स्थिति में उसे पत्नी बनाने के बारे में सोचना भी मेरे लिए तारे तोड़ने के बराबर है। लेकिन मैं उससे इतना प्रेम करता हूँ कि अलग जीने की कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ। इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। यदि तुम कुछ धन उधार दे दो तो मैं सम्मान पूर्वक कुसुम से विवाह कर सकता हूँ। कुंदन ने अपने दिल की बात बतला दी। एंटोनियो उसका हाथ अपने हाथों में लेते हुए बोला, मित्र, तुम सिर्फ इतनी सी बात के लिए परेशान हो रहे हो। मेरे होते हुए तुम्हें चिंता की जरूरत नहीं है। बताओ, तुम्हें कितने धन की आवश्यकता है। मैं तुम्हारी हर संभव सहायता करूंगा। कम से कम 3000 दिनार, कुंदन ने अटकते हुए कहा। 3000 दिनार? एंटोनियो गहरी सोच में पड़ गया। यह धनराशि उसके लिए कोई बड़ी बात न थी, परंतु इस समय उसके पास सिर्फ 500 दिनार ही थे। उसका सारा धन व्यापार में लगा हुआ था, लेकिन
वह कुंदन की सहायता करना चाहता था, अतः उसने रतन से धन उधार लेने का निश्चय कर लिया। वह उसी समय कुंदन को लेकर रतन के पास गया। रतन की अनुभवी आंखें देखते ही पहचान गई कि एंटोनियो उसके पास किस काम से आया हुआ है। इस अवसर की उसे वर्षों से प्रतीक्षा थी। उसकी प्रसन्नता का कोई ठिकाना न रहा। वह चेहरे पर कुटिल मुस्कान लाते हुए बोला, "ओह एंटोनियो, आज इधर का रास्ता कैसे भूल गए? रतन, मुझे इसी समय 3000 दिनार की आवश्यकता है।" रतन हंसते हुए बोला, "एंटोनियो, तुमने हमेशा मेरा विरोध किया है, बार बार लोगों के बीच मेरा अपमान किया है, मुझे अपशब्द कहे हैं, परंतु इस समय तुम मेरे पास सहायता के लिए आए हुए हो, इसीलिए मैं तुम्हें उधार अवश्य दूंगा। ब्याज से तुम्हें घृणा है, अतः मैं तुम्हें बिना ब्याज के उधार दूंगा, परंतु मेरी एक शर्त है।" "शर्त? क्या शर्त?" "यदि तुमने मेरा ऋण निर्धारित समय के अंदर नहीं चुकाया तो मैं तुम्हारे शरीर के किसी भी भाग से 1.5 सेर मांस कटवा कर निकलवा लूंगा।" एंटोनियो आश्चर्यचकित रह गया। रतन ने बड़ी विचित्र शर्त रखी थी, परंतु उसे विश्वास था कि माल से भरे इसके जहाज शीघ्र ही वेनिस पहुंच जाएंगे और वह 3 महीने से पूर्व ही सारा ऋण चुका देगा। अतः उसने शर्त स्वीकार कर ली। रतन ने उसी समय शपथ पत्र तैयार करवाया, उस पर एंटोनियो के हस्ताक्षर करवा लिए और उसे 3000 दिनार दे दिए। एंटोनियो ने सारा धन कुंदन को सौंप दिया और मुस्कुराते हुए बोला, "मित्र, तुम जल्दी से जाकर कुसुम से विवाह कर लो, अब तुम्हारे विवाह में कोई अड़चन नहीं आवेगी।" कुंदन सारे घटनाक्रम को देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। बोला, "मित्र, मैं तुम्हारे जीवन को दांव पर लगाकर विवाह नहीं कर सकता हूँ। एंटोनियो उसे समझाते हुए बोला, "मेरी चिंता मत करो कुंदन, मेरा जहाज 3 महीने से पूर्व ही लौट आएगा और मैं रतन का सारा ऋण चुका दूंगा। तुम कुसुम के साथ खुशी खुशी विवाह करो।" इस प्रकार उसने समझा बुझा कर कुंदन को विदा कर दिया। कुछ दिनों के बाद कुंदन ने कुसुम के साथ विवाह कर लिया। फिर दोनों एक दूसरे के प्रेम में खो गए और प्रसन्नता पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन कुसुम और कुंदन एकांत में बैठे हुए प्रेम भरी बातें कर रहे थे। तभी एक सेवक वहां आया और कुंदन को एक पत्र थमा दिया। कुंदन ने उसे खोला। लिखा था, "प्रिय मित्र कुंदन, तुम्हारे सुखद पलों में बाधा डालने के लिए मुझे क्षमा करना। कुसुम से भी मेरी ओर से क्षमा मांग लेना। मित्र, मैं तुम्हें एक दुखद समाचार देना चाहता हूँ। माल से भरे जिन जहाजों के बल पर मैंने ऋण लिया था, वे समुद्र में कहीं लापता हो गए। अब उनके लौटने या मिलने की उम्मीद नहीं है। रतन को धन लौटाने की समय सीमा पास आ रही है। समय समाप्त होने तक यदि मैंने ऋण नहीं लौटाया तो मेरे साथ क्या होगा, इसके बारे में तुम भली भांति जानते हो। परंतु मित्र, दुनिया से विदा होने से पूर्व मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। यही मेरी आखिरी इच्छा है। मैं बड़ी व्याकुलता से तुम्हारी प्रतीक्षा करूँगा। संभव हो तो तुम जरूर आना। तुम्हारा मित्र एंटोनियो। पत्र पढ़ते ही कुंदन स्तब्ध रह गया। पत्र हाथों से छूटकर नीचे गिर गया। आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी यह दशा देखकर कुसुम भयभीत हो गई। उसने पत्र उठाकर शीघ्रता से पढ़ डाला, परंतु उसे कुछ भी समझ में न आया। उसने प्रश्नसूचक नेत्रों से कुंदन की ओर देखा। तब कुंदन ने उसे शुरू से लेकर अंत तक सारी बात बतला दी और रोते हुए बोला, मेरे कारण एंटोनियो के प्राण संकट में पड़े हुए हैं।
आज उसे मेरी सहायता की आवश्यकता है। उसकी रक्षा के लिए मुझे इसी समय वेनिस जाना होगा। एंटोनियो की दरिया दीदी के बारे में सुनकर कुसुम की आंखें भी छलक उठीं। वह कुंदन से बोली, दुनिया में ऐसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं जो मित्रता के लिए अपनी जान तक कुर्बान कर देते हैं। आपको अपने मित्र की प्राण रक्षा अवश्य करनी चाहिए। ऐसे सच्चे मित्र जीवन की अमूल्य निधि होते हैं। आप इसी समय वेनिस के लिए रवाना हो जाएं। मैं उनकी कुशलता के लिए ईश्वर से प्रार्थना करूंगी। कुंदन उसी समय वेनिस की ओर चल पड़ा। कुसुम जितनी सुंदर थी उतनी ही बुद्धिमान और सूझबूझ वाली युवती भी थी। कुंदन के जाने के बाद वह अपनी नौकरानी को साथ लेकर घोड़े पर सवार होकर वेनिस की ओर चल दी। उस समय दोनों ने पुरुष भेष धारण कर रखा था। उधर वेनिस की कचहरी में रतन और एंटोनियो उपस्थित थे। इस तरह का अनोखा मुकदमा न तो किसी ने पहले कभी सुना था और न ही देखा था। इसीलिए मानो पूरा वेनिस नगर ही कचहरी में उमड़ पड़ा था। चारों ओर शोर शराबा और सनसनी फैली हुई थी। मुजरिम के कटघरे में एंटोनियो सिर झुकाए खड़ा था, जबकि रतन एक हाथ में शपथ पत्र और दूसरे हाथ में चाकू लिए खूंखार निगाहों से उसे घूर रहा था। एंटोनियो के पास ही अपराध के बोझ से गड़ा कुंदन खड़ा था। अभी न्यायाधीश की प्रतीक्षा हो रही थी कि तभी कचहरी में दो सुंदर युवकों ने प्रवेश किया। उनमें से एक युवक ने एक पत्र निकालकर अदालत के एक अधिकारी को सौंप दिया। अधिकारी पत्र खोलकर पढ़ने लगा। पत्र में लिखा था, माननीय अधिकारीगण, मुझे खेद है कि अस्वस्थता के कारण आज मैं कचहरी में उपस्थित नहीं हो सकता हूँ। इसीलिए अपने स्थान पर मैं एक होनहार युवक को न्यायाधीश के रूप में भेज रहा हूँ। यह युवक आयु में छोटा अवश्य है, लेकिन बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता में मेरे समान है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह इस अनोखे और विवादित मुकदमे का निर्णय बड़ी ही कुशलता के साथ करेगा। आशा है आप लोग इसे न्यायाधीश के रूप में स्वीकार करेंगे। हस्ताक्षर सत्र न्यायाधीश। उपस्थित सभी अधिकारियों ने युवक को उस मुकदमे का न्यायाधीश स्वीकार कर लिया। यह युवक कोई और नहीं, कुसुम ही थी, जो अपनी दासी के साथ वहां आई हुई थी। मुकदमे की कार्यवाही आरंभ हुई। तुमने शपथ पत्र पढ़ा और रतन से बोली, इस शपथ पत्र के अनुसार एंटोनियो को 3 महीने के अंदर तुम्हारा ऋण चुकाना था, लेकिन वह इसमें असफल रहा। इसीलिए तुम्हें शपथ पत्र के शर्त के पालन का पूरा अधिकार है। न्यायाधीश की बात सुनकर रतन की प्रसन्नता की कोई सीमा न रही। उसने सिर झुकाते हुए कहा, आप मनुष्य के रूप में साक्षात धर्मराज हैं, जो इस मुकदमे का निर्णय करने के लिए पृथ्वी पर उतरे हुए हैं। आपने सही निर्णय लेकर अपनी न्यायप्रियता को सिद्ध किया है। तभी कुसुम उसकी बात काटते हुए बोली, रतन, एंटोनियो ऋण लौटाने में असफल रहा है, इसीलिए शर्त के अनुसार तुम उसके शरीर के किसी भी भाग से 1.5 सेर मांस काट सकते हो। लेकिन क्या? रतन ने खुशी से अनियमित होते हुए पूछा। रतन, दया सबसे बढ़कर है। कानून भी दया के सामने नतमस्तक है। यदि तुम इंसानियत को मानते हो और दयालु हो तो एंटोनियो को क्षमा कर दो। इसके बदले तुम जितना चाहो उतना धन तुम्हें मिल सकता है। रतन महीनों से इस दिन की प्रतीक्षा में ही था। वह एंटोनियो से गिन गिन कर बदले लेना चाहता था, इसीलिए गरजते हुए बोला, महोदय, मुझे धन की कोई आवश्यकता नहीं है, न्याय चाहिए। चारों ओर सन्नाटा छा गया। उपस्थित लोग स्तब्ध थे
किसी ने भी रतन से ऐसे व्यवहार की अपेक्षा नहीं की थी। सब उसके प्रति घृणा और क्रोध से भरे हुए थे। ठीक है रतन, तुम्हें न्याय अवश्य मिलेगा। तुम एंटोनियो के शरीर से 1.5 सेर मांस काट सकते हो। न्यायाधीश ने अपना निर्णय सुना दिया। कुंदन दौड़कर एंटोनियो के गले से लग गया और रोते हुए बोला, मित्र, मेरे ही कारण आज तुम्हारी यह दुर्गति हो रही है। इसके लिए मैं अपने आप को कभी भी क्षमा नहीं कर सकता। एंटोनियो उसे समझाते हुए बोला, नहीं मित्र, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, सब भाग्य का खेल है। और फिर तुम्हारे लिए प्राण देकर मुझे असीम खुशी मिलेगी। यह कहकर उसने कुंदन को गले से लगा लिया। दोनों मित्रों का यह प्रेम देखकर सबकी आंखें छलक आईं। मन में दुख और संवेदना का सागर उमड़ गया। इस दृश्य ने पत्थर दिल लोगों को भी पिघला दिया। इसी बीच रतन चाकू लेकर एंटोनियो की ओर बढ़ा। जैसे ही वह उस पर वार करने को आतुर हुआ, न्यायाधीश की कठोर आवाज गूंज उठी, सावधान रतन, शपथ पत्र में सिर्फ मांस काटने का उल्लेख है, इसीलिए ध्यान रखना यदि मांस काटते समय एंटोनियो के शरीर से खून की एक बूंद भी गिरी तो तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा। रतन का हाथ जहां का तहां रुक गया। वह आंखें फाड़ फाड़ कर न्यायाधीश को देखने लगा। ऐसे क्या देख रहे हो रतन, अपना काम पूरा करो, कुसुम ने कठोर स्वर में कहा। खून के गिरते ही मुझे फांसी पर लटका दिया जाएगा। यह बात सोचकर रतन के पसीने छूटने लगे। उसने चाकू एक ओर फेंक दिया और गिड़गिड़ाते हुए बोला, हुजूर, मैं एंटोनियो को छोड़ता हूँ, इसके बदले मुझे मेरा धन लौटा दिया जाए। कुसुम पुनः बोली, रतन, मैंने तुम्हें एक अवसर दिया था, किंतु तुमने धन नहीं लिया। एंटोनियो का मांस चाहिए था, इसीलिए अब इस निर्णय को बदला नहीं जा सकता है। चाकू उठाओ और बिना खून गिराए मांस काट लो। अगर तुमने अदालत का निर्णय मानने से इनकार किया तो तुम्हारी सारी संपत्ति जब्त कर ली जाएगी। मुझ पर दया करें सरकार, मुझ पर रहम करें, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। रतन गिड़गिड़ाते हुए घुटनों के बल बैठ गया। जो दया करना नहीं जानता उसके लिए इंसानियत का कोई मूल्य नहीं है। उसे दया की भी कभी नहीं मिल सकती। परंतु अगर एंटोनियो चाहे तो तुम्हें क्षमा कर सकता है। रतन ने एंटोनियो की ओर देखा और हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगा। तब एंटोनियो बोला, मैं इसके सभी अपराध क्षमा करता हूँ, परंतु इसकी संपत्ति जब्त करके उसकी बेटी को सौंप दी जाए, जिसे इसने घर से निकाल दिया है। यदि इसे यह शर्त स्वीकार हो तो रतन ने सिर झुकाकर सहमति दे दी। फिर एंटोनियो को मुक्त कर दिया गया। कुंदन ने प्रसन्नता से भरकर एंटोनियो को गले से लगा लिया, लेकिन अभी वह न्यायाधीश बनी कुसुम को नहीं पहचान सका था। वह उसके पास गया और 3000 दिनार स्वीकार करने की प्रार्थना की, लेकिन कुसुम ने धन के बदले कुंदन से उसकी अंगूठी मांग ली। वह अंगूठी कुसुम ने उसे प्रेम स्वरूप दी थी, इसलिए उसे यह प्राणों से भी अधिक प्रिय थी। परंतु मित्र की जान बचाने की खुशी में उसने वह अंगूठी उसे दे दी। इसके बाद कुसुम नौकरानी के साथ अपने घर की ओर चल दी। कुछ दिनों के बाद कुंदन और एंटोनियो भी टापू पर पहुंचे। वहां कुसुम ने कुंदन से अंगूठी के बारे में पूछा तो वह घबरा गया। तब कुसुम ने मुस्कुराते हुए अंगूठी कुंदन के हाथों में रख दी। अंगूठी देखकर दोनों मित्र आश्चर्यचकित रह गए। तब कुसुम ने उन्हें बतलाया कि किस प्रकार उसने पुरुष वेश बनाकर मुकदमे की पैरवी की थी। तभी एंटोनियो के एक नौकर ने आकर खबर दी, मालिक, आपके सभी जहाज मिल गए हैं।
इस प्रकार शुभ समाचारों से चारों ओर खुशियां बिखर गईं।